हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अपने आज बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है या सामान्य विज्ञान से संबंधित जितने भी ध्वनि को लेकर क्वेश्चन है उसका आज अपनी डिस्कस करेंगे। ध्यान देना साथियों, ध्वनि। अब क्या होती है ध्वनि? सुनने का एक ऐसा माध्यम जिसे हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसके मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए साथियों अपने बात करेंगे आज ध्वनि को लेकर कि क्या क्या क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप एक बार देख लोगे तो आने वाले भविष्य में जो भी आपके एग्जाम होंगे उनमें आपका ध्वनि का कोई भी क्वेश्चन साथियों गलत नहीं होगा। ये रमेश जी के ट्रिक की ओर से वादा है। तो साथियों वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर। ध्यान देना कि ध्वनि तरंग निम्न में से किस में गमन नहीं करती। यानी हमें बताना है कि ध्वनि जो तरंग है वो किस में गमन नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए में है जल में, वायु में, लोहे में। तो ध्यान देना साथियों, जल में ध्वनि तरंगे चल सकती है, वायु में भी चल सकती है, लोहे में भी चल सकती है, परंतु साथियों निर्वात में कभी जो है वो ध्वनि की तरंगे चलती नहीं है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्वनि के वेग का मान निम्न में से किससे कम है? यानी हमें बताना है कि ध्वनि के जो वेग का मान है वो सबसे कम किस में है। तो जो ध्वनि के वेग का मान है दोस्तों वो या तो ठोस में है या द्रव में है या गैस में है। तो दोस्तों ध्वनि के वेग का जो मान है वो सबसे कम है वो पारा में। किस में दोस्तों? पारा में ध्वनि के जो वेग का मान है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। जो ध्वनि तरंगे होती है उनकी प्रकृति किस प्रकार होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन चारों आपके सामने है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो ध्यान देना कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है साथियों? अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगे की जो प्रकृति है वो होती है। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर साथियों नेक्स्ट बात करते हैं अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। जो अश्रव्य तरंगे होती है उसकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। किससे? 20 हर्ट्ज से भी। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए साथियों कि अश्रव्य जो तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? ए नंबर ऑप्शन में 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से 2000 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ हमारा साथियों जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार जो 20 हर्ट्ज से कम है वो अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है वो होती है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं साथियों निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा जो कथन है वो इन चारों कथनों में सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है ये निर्वात में चल सकती है। अभी बताया था ये निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे। 0 डिग्री पर इसकी चाल 332 मीटर सेकंड होती है। इनको ध्रुवित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, कभी नहीं किया जा सकता। उपयोग सभी में तो पहला ऑप्शन से गलत हो गया तो नहीं होगा। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना साथियों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो चाल है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। 332 मीटर है वो पर सेकंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल होती है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। साथियों वीडियो आपको कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। वायु में ध्वनि का वेग होता है तापमान बढ़ने से घटता है। तापमान पर निर्भर नहीं है। तापमान घटने से बढ़ता है और तापमान घटने से घटता है। तो साथियों बेसिक सा क्वेश्चन है कि वायु में जो ध्वनि का वेग है यानी वायु जब चलती है उसमें जो ध्वनि का वेग है मैं तापमान जब घटता है तो वो भी क्या लगता है? घटने लगता है। तापमान के अनुसार ही ध्वनि का वेग है वो बढ़ता है और तापमान के अनुसार ही घटने से घटता है, बढ़ने से बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ आवृत्ति अधिक होती है, उनमें तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, वेग अधिक होता है, आयाम अधिक होता है। साथियों एक बात जानिएगा, प्रकृति में अगर भगवान ने किसी को बनाया तो समान बनाया है, फिर महिलाओं की जो आवाज़ है वो तीखी क्यों होती है? कभी भी देखने ला महिलाओं की जो आवाज़ है वो ज़्यादा पतली मिलेगी और जो पुरुष है उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होगी। तो सदैव ध्यान रखना महिलाओं की जो मुँह की आवृत्ति होती है, जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत अधिक होता है, वो
थोड़े से सेकंड में बहुत ज़्यादा बातें बोल जाती है। इसी कारण है कि जो महिलाओं की जो आवाज़ साथियों वो उनमें क्या है आवृत्ति है वो अधिक होती है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंगे है वो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, परावर्तन के कारण ही। परावर्तन के जो कारण है वो ध्वनि तरंग है वो प्रतिध्वनि है उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती। एक प्रकार की ऐसी जो प्रक्रिया न तो प्रकाश में घटित होती न ध्वनि तरंगों में घटित होती। तो आपको ये क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। तो ध्यान देना साथियों, ध्वनि में प्रकाश में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और विवर्तन भी होता है, परंतु जो ध्रुवण है वो कभी ध्वनि और प्रकाश में होता नहीं है। किसमें नहीं होता साथियों, ध्रुवण जो प्रक्रिया है वो न तो प्रकाश में होती है और न ध्वनि तरंगों में होती है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, 10वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी सबसे तेज या सबसे जो भारी ध्वनि है वो किसकी होती है। तो आपको सभी पता है जंगलों में कौन दौड़ता है, तो जंगलों में मेरे प्यारे साथियों बाघ दौड़ता है। तो इसका राइट आंसर है वो बाघ हो जाएगा, क्योंकि जानवरों में सबसे जो तीव्रता या तेज जो आवाज़ होती है वो किसकी होती है, जो लंबी दूरी तक तय करने के साथ हमें सुनाई देती है। तो जो वो आवाज़ है वो बाघ की आवाज़ होती है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। ध्यान देना साथियों, आपने अपने घरों में बहुत बार देखा होगा कोई भी जो चमगादड़ है वो रात को ज़्यादा उड़ती है, हालांकि दिन में नहीं उड़ती, वो रात को ज़्यादा उड़ती है। तो कारण क्या है, तो इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ये श्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं, ये प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं, या अश्रव्य तरंगे उत्पन्न, इन्हें अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। तो ऐसा कोई आंसर नहीं है कि इसे अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, सभी मनुष्य समान है। ये अश्रव्य तरंगे उत्पन्न नहीं करते, ये भी ऑप्शन गलत है। ये श्रव्य तरंगे उत्पन्न भी नहीं करते। दोस्तों ध्यान देना, एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। कौन सी तरंगे साथियों, चमगादड़ है वो पराश्रव्य तरंगे हैं वो क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। कब है, अंधेरे में, क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगों के कारण अंधेरे में आसानी से प्रकाश से देख सकते हैं। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई। ध्यान देना साथियों, हाँ, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो विमान जेट विमान होती है जो आपको आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है, उनमें आपको बताना है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग होता है। या तो वह पराश्रव्य तरंगे होती है, या अश्रव्य तरंगे होती है, अश्रव्य तरंगे होती है, या विद्युत चुम्बकीय तरंगों। तो दोस्तों विमानों में जो प्रभाव होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के कारण वह हमें सफाई में इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम किस में है। तो जो ध्वनि की चाल है साथियों, इस्पात में तो कभी होती नहीं, परंतु यहाँ राइट आंसर है वो निर्वात में। बहुत बार पीछे 2018 का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, इस प्रकार का जो ये जैसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिला था और इसमें यही ऑप्शन थे, तभी मैंने ध्वनि से लिया है। और ध्वनि का जो पार्ट है वो किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, और प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर देखने लग जाते हो साथियों बीच में मत छोड़ा करो वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले और बात समझ में आए। अब क्वेश्चन थर्ड है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, या तो वो निर्वात में होगी, या फिर जल में होगी, या फिर हवा में होगी, या फिर इस्पात में होगी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्तु का वेग या उसी माध्यम में। ध्यान देना, वस्तु का वेग उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। आपको बताना है कि जो, तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि वस्तु का वेग तथा उसी माध्यम में वह उन्हीं परिस्थितियों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो मेघ संख्या होगा। क्या होगा, मेघ संख्या में जो भी है वो ध्वनि का अनुपात वेग समान होता है। साथियों माफी चाहूँगा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे भी कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो इसका राइट आंसर निर्वात नहीं होगा साथियों, इस्पात होगा। इस्पात में ध्वनि की चाल अधिक होती है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने स्लाइड बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। तो ध्यान देना कि बादलों में जो बिजली है, बादलों में बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं साथियों कि बादलों में जब बिजली की चमक काफ़ी समय के बाद दिखाई देती है, परंतु बादलों की जो गर्जन है वो बाद में सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, बादल की ध्वनि तरंगों को रोक देती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है किंतु ध्वनि में नहीं। तो वहाँ निर्वात से संबंधित तो कोई बात ही नहीं है। गर्जन के बाद ऐसे ये से कोई रिलेटिव ही नहीं है, इससे भी कोई रिलेटिव नहीं है। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रकाश की चाल अधिक होती है, ध्वनि की चाल थोड़ी कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साधारण बातचीत करने में मनुष्य में कितनी जो ध्वनि है वो आपस में डिस्कस होती है, या कितने डेसिबल का वो प्रयोग करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 23 से 30, 90 से 100, 30 से 40, 70 से 80। तो यहाँ राइट आंसर सी होगा, यानी 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि है वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बातें करने के लिए प्रयोग करता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है, तो अपने साथ वो ऊर्जा लेकर चलती है। क्या लेकर चलती है? ऊर्जा के साथ वो ध्वनि चलती है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, यानी हमारे पास अगर कोई भी रेलगाड़ी नज़दीक आ रही है तो उसकी तीव्रता है वो बढ़ती जाती है। ऐसा जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चार्ल्स नियम पर करता है, बिग बैंग सिद्धांत पर कार्य करता है, या डोपलर प्रभाव पर करता है, या आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों सदैव ध्यान रखना, अगर ऐसी हमें कोई आवाज़ आ रही है कोई भी साधन वगैरह से, तो डोपलर का जो प्रभाव है उन्होंने बताया कि आपके पास कोई भी नज़दीक आती हुई वस्तु आपको अधिक तीव्रता महसूस होगी। सोनार का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोनार का प्रयोग क्यों किया जाता है? डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, या नौ संचालकों द्वारा। तो समुद्र में जो भी नौ संचालक जहाजें होती हैं उनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसके द्वारा अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, लाउड स्पीकर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज। तो दोस्तों हवाई जहाज या जेट जो विमान है उनके कारण सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वर्तमान में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुकरण काल या होल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया? कि जो अनुकरण काल तथा होल के जो आयतन बीच का जो संबंध है वो किसने प्रतिपादन किया? तो ये सेबी नामक जो वैज्ञानिक था उसने प्रतिपादन किया। किसने? सेबी ने। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तरंग का वेग v, आवृत्ति अन तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध है। तो ये आपको सूत्र बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए वी बराबर अन वी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली हो जाती है? तो ध्यान देना साथियों, मोटी एवं पतला होने का कारण है तारतव का नियम, और तारतव की गति के कारण किसी व्यक्ति की जो ध्वनि है वो या तो मोटी हो जाएगी या पतली हो जाएगी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम रेडियो की घड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, ये संभव है। तो किसके कारण संभव है? विवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, या विस्पंदन के कारण। तो ये अनुनाद के कारण संभव है जब हम किसी रेडियो को सुनते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रडार की कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रडार की जो कार्य प्रणाली है साथियों वो रेडियो तरंगों का परावर्तन करके अपने सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कीड़ों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखना साथियों। कीड़ों तथा हानिकारक तत्वों को, जो भी घर में कीड़े वगैरह होते हैं, तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है साथियों? यानी हमारे घर में जो भी कीड़े वगैरह अन्य जो जानवर है या हानिकारक जो तत्व है उनको अपने घरों से बाहर या दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरंगे है, इनको मार भगाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, क्यों? यानी चंद्रमा पर अब अगर कोई विस्फोट हुआ है तो हमें धरातल पर सुनाई नहीं पड़ता। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ तो क्या नहीं है, वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हमें जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं देती। कहाँ पर है? ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि के वेग का मान है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग का मान है साथियों 330 मीटर पर सेकंड है। कितना? 330 मीटर पर सेकंड। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? यानी अगर किसी गहराई में व्यक्ति बोलेगा तो वापस उनके मुख से आकर जो ध्वनि टकराएगी, अगर वो व्यक्ति 56 फीट की तल की दूरी पर खड़ा है तो उसे वो ध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर किसी विशेष बात को किसी व्यक्ति दूर खड़े व्यक्ति को बताना चाहता है दूसरा व्यक्ति, तो वह अपने हाथों को मुंह की ओर लगा के तेज बोलेगा। तो ये कारण क्या है? ध्वनि स्तर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है? नहीं, कोई बात नहीं, ये गलत है। उस ध्वनि में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित कर सके। हाँ दोस्तों, प्यारे साथियों, ध्यान देना, उस ध्वनि में ध्वनि जो ऊर्जा है वो सिर्फ एक दिशा में इंगित कर सके, चारों ओर बिखर न सके। कि जब व्यक्ति मुंह के आगे हाथ देता है तो वो ध्वनि एक ही दिशा में जाएगी, न कि चारों ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? जो रात्रि दृष्टि उपकरण में रेडियो जो तरंगे हैं उनका प्रयोग किया जाता है। किसका? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? जो शून्य में संचरण नहीं करती वो तरंगे कौन सी है? या तो प्रकाश तरंगे, या ध्वनि तरंगे, या इलेक्ट्रॉनिक तरंगे, या ऊष्मा तरंगे। तो साथियों जो शून्य में संचरण नहीं करती वो प्रकाश तरंगे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी है। वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट एवं लाइक ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आपके नीचे कमेंट बॉक्स में एक पास में बेल आइकन है, उसको दबा देना ताकि कोई भी नया वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आपको देखने में आसानी हो। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपनी मिलेंगे कुछ नया लेकर।